पंकज शिबरेवाल जी को जोड़ते हैं अपनी बातचीत में। पंकज भाई, गुड मॉर्निंग। बहुत दिनों से आप शो पे आए नहीं थे, तो अच्छा लग रहा है जब से बात करके। सबसे पहले ये बताइए कि जो इंडियन मार्केट एक वैल्यूएशन और टाइम करेक्शन से जोन में अटक गए, अगर नेक्स्ट 3-4 महीने में फेड ने ये क्लियर कर दिया कि यहाँ से छोटे हाइक होंगे और इनफ्रीक्वेंट होंगे, तो आपको लगता है क्या कि इमर्जिंग मार्केट इंडिया जैसे का वापस से टाइम आया? क्योंकि हम भी एक डेढ़ साल से भाव वहीं का वहीं है, इंडेक्स का एटलीस्ट। गुड मॉर्निंग अजय भाई। यस, काफी दिन हो गया आपके शो में आए हुए। बहुत अच्छा लग रहा है। अगर आप देखें तो लास्ट 15 महीने से एक्चुअली इंडियन मार्केट्स का रिटर्न 0% है। इन बिटवीन अपने 15,200 की निफ्टी देखे और उसमें से छलांग लगाए, बट अगर पॉइंट टू पॉइंट 15 महीने में हम टाइम करेक्ट ऑलरेडी हो गए हैं। और हमारा ये मानना है कि आने वाले नेक्स्ट 4-5-6 महीने भी अगर एब्सोल्यूट बड़ा प्राइस करेक्शन नहीं होता है तो टाइम करेक्शन हो सकता है। एंड इसके 2-3 वजह है। पहला, अगर आप देखें तो जो स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ वैल्यूएशन है आज भी बहुत सस्ते नहीं हुए हैं। आज भी हम स्लाइटली लॉन्ग टर्म एवरेजेस से महंगे हैं। करीबन 18 टाइम 1 ईयर फॉरवर्ड पर है। और अगर हमारी प्रीमियम देखें लास्ट 3 महीने में, जो 100% थी अलग बाकी इमर्जिंग मार्केट से, अब वो श्रिंक होके करीबन 70-75% है। लेकिन आज भी हम बड़े प्रीमियम पर ट्रेड कर रहे हैं इमर्जिंग मार्केट्स और वर्ल्ड से। तो जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो कहीं ना कहीं थोड़ी वैल्यूएशन साइड में महंगी है। सेकंड, अगर देखें तो फाइनली स्टॉक्स आर स्लेव ऑफ अर्निंग्स। अगर अपने मुनाफे बढ़ते हैं तो स्टॉक प्राइसेस उनमें रिफ्लेक्ट करती है। अब अगर हम दूसरी तिमाही के नतीजे की बात करें जो सितंबर में एंड हुई थी, तो 77 बीएफएसआई कंपनीज ने, अगर टोटल 500 कंपनियों का हम यूनिवर्स लेते हैं, उसमें से करीबन उनका परफॉर्मेंस सबसे दमदार रहा। उन्होंने 50% प्लस की अर्निंग्स ग्रोथ दी। लेकिन 380 नॉन बीएफएसआई नॉन बैंकिंग कंपनियों की अगर हम बात करें, उनमें हमने मुनाफा 26% डिक्लाइन देखा, जो 2-2.5 साल के बाद हुआ। और ओवरऑल एनएसई 500 कंपनियों के नतीजे में 3% की गिरावट थी। तो मार्केट्स वही थोड़ा ब्रॉडर मार्केट अगर आप देखें तो स्ट्रगल कर रहा है कि मुनाफे फाइनली कहीं ना कहीं स्लो डाउन हो रहे हैं। तीसरे तिमाही के नतीजे अभी चालू हुए हैं, अर्ली ट्रेंड्स हैं, बट थोड़े मिक्स ट्रेंड्स आ रहे हैं। कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी में हम स्लो डाउन देख रहे हैं। सबसे बड़ी पेंट कंपनी ने अपने नतीजे निकाले, इलेक्ट्रिकल कंपनी ने अपने नतीजे निकाले, और कहीं ना कहीं हम उनमें डिमांड स्लो डाउन क्लियरली ग्राउंड लेवल पर देख पा रहे हैं। हमने जो लास्ट 2 महीने में सर्वे की, उसमें ये क्लियर नतीजा मतलब ये उभर के आ रहा है कि होटल्स, एयरलाइंस और ज्वेलरी को अगर हम हटा दें तो बाकी सारी जगह कहीं ना कहीं एक स्लो डाउन है। इसका रीजन क्या है पिन पॉइंट करना मुश्किल है आज के दिन। कोई लोग बोलते हैं इन्फ्लेशन, कोई बोलते हैं कि पेंटअप डिमांड थोड़ा सबड्यूड हो रहा है। बट आने वाला समय बताएगा कि क्यों स्लो डाउन है। बट कंजम्पशन में थोड़ा स्लो डाउन दिख रहा है। आईटी के नतीजे मिक्स्ड आए हैं। और दूसरी तिमाही की तरह तीसरी तिमाही में बैंकिंग के भी नतीजे काफी दमदार और सॉलिड रहे हैं। और हमें लगता है वो इस क्वार्टर भी, इस तिमाही भी वो शो स्टॉपर रहेगा और वो पूरे बैंकिंग के नतीजों को ले जाएगा, ओवरऑल नतीजों को ऊपर ले जाएगा। तो कहीं ना कहीं अर्निंग्स में ब्रॉडर मार्केट में एक थोड़ा सा स्लोनेस दिख रहा है। उसके कारण स्टॉक प्राइसेस भी साइडवेज बिहेव कर रहे हैं। हमें लगता है कि 1-2 तिमाही हमें मार्केट साइडवेज मूवमेंट से अपने आप को वो करना होगा, मतलब अपने आप को सेटिस्फाई करना होगा। और इस साल हमारा ये सब अपने इन्वेस्टर्स को एडवाइस है कि अपने एक्सपेक्टेशन को लोअर रखे इक्विटी मार्केट रिटर्न से। ये साल डिप्लॉयमेंट का साल रहेगा। ये साल कोई बड़ा दमदार आप रिटर्न इक्विटी मार्केट से ना एक्सपेक्ट करें। और ऑल्टरनेट में आप जो फिक्स्ड इनकम देख रहे थे, जो लास्ट 3-4 साल से हमें कोई रिटर्न नहीं दे रहा था, अब ग्लोबली और लोकली फिक्स्ड इनकम में अच्छी रिटर्न छूट रही है। एक साल में क्या क्या बदल जाता है अजय भाई। एक साल पहले अगर यूएस में आपको 4.5% का रिटर्न चाहिए था तो आप जंक बॉन्ड में जा रहे थे। लेकिन अगर आज आपको 4.5% का रिटर्न चाहिए तो आपको रिस्क फ्री रेट उसके ट्रेजरीज में मिल रहा है। सिमिलरली इंडिया में देखें तो 7.5-8% पर आपको फिक्स्ड इनकम के ब्याज दर मिल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं शॉर्ट टर्म में आपके पास ऑल्टरनेटिव भी है जो लास्ट 3-4 साल से नहीं था। और हमें लगता है कहीं ना कहीं वो फ्लो में आपको रिफ्लेक्ट आने वाले टाइम पर करेगा। तो वैल्यूएशन, अर्निंग्स और फ्लो को अगर तीनों को कंबाइन हम करते हैं तो हमें लगता है मार्केट एक फुटबॉल खेलेगा
बुल्स और बेयर के बीच में टग ऑफ वॉर इस साल चलता रहेगा और हम 1000-1500 पॉइंट के निफ्टी के रेंज में घूमते रहेंगे। ये हमारा अनुमान है। एक बड़ा अपसाइड यहाँ पर कॉल करना थोड़ा सा मुश्किल है, बट 6-8 महीने के करेक्शन के बाद, टाइम करेक्शन के बाद, वैल्यूएशन करेक्शन के बाद हमें लगता है कि वो अपसाइड हमें मिल सकता है 2024-25 में। एम्प्लॉयमेंट का साल है और इसमें रिटर्न की एक्सपेक्टेशंस कम रखें तो बेटर है। लेकिन ये जो पॉइंट बोला आपने, आपके पीछे जो है एक ज़बरदस्त बुल की तस्वीर भी है। तो बुल मार्केट भले ही मार्केट में भाव में नहीं आए, लेकिन सरकार की पॉलिसीज़ में एक अलग बुल मार्केट चल रहा है। हमने देखा डिफेंस और रेलवेज़ को व्हीकल बना के बड़ा कैपेक्स हुआ। क्या बजट का जो प्लेटफॉर्म है वहाँ भी उसको भी इसी तरह से लिया जाएगा, उस प्लेटफॉर्म के ज़रिए कैपेक्स पुश की तरफ? क्योंकि मार्केट ये जानना चाहता है कि पॉलिसी रिफॉर्म्स की कंटिन्यूटी रहेगी या बाजार ये डर भी है, शंका है कि कहीं टिल्ट ना हो जाए पॉपुलिज्म की तरफ। आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या है बजट से? अजय भाई, दिल से और मेरे पीछे दोनों बुल है। सो क्लियरली मीडियम टू लॉन्ग टर्म मुझे लगता है कि इंडिया एक अलग ट्रेजेक्ट्री पर जा रहा है और ये समय हमें निवेश के मतलब सोचना भी नहीं चाहिए ओवर अ मीडियम टू लॉन्ग टर्म। और हमें लग रहा है कि इक्विटी जिसका सबसे बेस्ट व्हीकल रहेगा। नियर टर्म में हो सकता है ऊपर नीचे थोड़ी सी वॉलेटिलिटी रहे, बट मीडियम टू लॉन्ग टर्म जो पॉलिसीज गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट किए हैं और जो केपेक्स पुश रहा है, हमें लग रहा है ये डेकेड, ये नेक्स्ट 10 इयर्स, हाँ, इंडिया के मैन्युफैक्चरिंग और केपेक्स साइकिल के लिए बहुत सुनहरा वक्त रहने वाला है। 2-3 वजह हैं। एक तो कैपिटल एक्सपेंडिचर जो गवर्नमेंट चला रही है, और हमें लगता है इस बजट में भी उनका फोकस आप क्लियरली देख पाएंगे कि उनकी केपेक्स से आंखें नहीं हटेंगी और उसको एस्केलेरेट फर्दर करेंगी। और अगर आप देखें नेक्स्ट ईयर 2024 में इलेक्शन है, 12-18 महीने पहले इलेक्शन के हर बार गवर्नमेंट का ये पुश रहता है कि वो नए प्रोजेक्ट्स करें, प्रोजेक्ट्स जो चल रहे हैं उनको फास्ट पेस में एग्जीक्यूशन करें। और नेक्स्ट 12-18 महीने हमें लगता है इंफ्रास्ट्रक्चर कैपिटल गुड्स के लिए बहुत अच्छा टाइम रहने वाला है, इवन इन दिस बजट। दूसरी चीज, अगर ये बजट में देखें तो वित्त मंत्री को इस बार बजट एक डिफिकल्ट बैकड्रॉप में प्रेजेंट करना पड़ेगा। ग्लोबल स्लोडाउन दिख रहा है अक्रॉस द ग्लोब और इस साल अनुमान है कि ग्लोबल जीडीपी 2.1 से 2.3% ग्रो करेगी, जो सबसे 8th वीकेस्ट ईयर होगा लास्ट 55 साल में ग्लोबल जीडीपी के लिए। हम हो सकते हैं ओएसिस इन डेजर्ट हो, बट अगर पूरा विश्व अगर स्लो करेगा तो हमारे एक्सपोर्ट्स भी स्लो करेंगे और कहीं ना कहीं हमारे ग्रोथ पर भी इम्पैक्ट होगा। इस बैकड्रॉप को सोचते हुए वित्त मंत्री को ये बजट प्रेजेंट करना है, ग्रोथ पर अपना फोकस रखना है। साथ में अगर आप देखें तो फिस्कल डेफिसिट के जो आंकड़े हैं, लास्ट ईयर हमने ये प्रिडिक्ट किया था, प्रोजेक्ट किया था कि इस साल हम 6.4 पर रहेंगे और मार्केट ये क्लियरली देखेगा कि हमारा फिस्कल प्रूडेंस जो है, हम किस तरह उस आंकड़े को अचीव करते हैं और नेक्स्ट ईयर के लिए हम क्या प्रोजेक्ट करते हैं। हमारा अनुमान है कि 5.8 से 6.2% के बीच में कुछ भी नेक्स्ट ईयर की बजट एस्टिमेट्स हो सकती है। तो वित्त मंत्री कैसे वो टाइट वॉक करेंगे, वो देखना बहुत जरूरी है कि एक तरफ आपको फिस्कल प्रूडेंस संभालना है और एक तरफ आपको ग्रोथ पर नजर रखनी है। तीसरी पॉइंट कि नेक्स्ट ईयर इलेक्शन होने के कारण हम सब ये जानते हैं कि बॉटम ऑफ द पिरामिड काफी इम्पैक्टेड है आज के दिन महंगाई दर से। किस तरह उस बॉटम ऑफ द पिरामिड को आप सपोर्ट करें कि आप ज्यादा पॉपुलिस्ट भी नहीं हो और नीचे वाले जो वो पिरामिड है उसको आप कैसे कंजम्पशन में सपोर्ट कर पाए। ये 3 चीजें मार्केट बहुत क्लोजली देखेंगी। प्लस अगर कोई भी कैपिटल गेन्स टैक्स में टिंकरिंग नहीं होता है तो ये बहुत गुड न्यूज होगा मार्केट के लिए, क्योंकि मार्केट के मन में कहीं ना कहीं ये डर है कि कैपिटल गेन्स टैक्स के साथ या तो कुछ टिंकरिंग हो सकता है। अगर वहां कुछ नहीं हुआ, टैक्स स्लैब्स को हम वैसे ही रखें, तो नो टिंकरिंग इज गुड न्यूज फॉर द मार्केट्स। तो ये 4-5 चीजों को देखें तो हमें लगता है बजट काफी बैलेंस रहना चाहिए 2023 का भी। पंकज, जैसे अभी आप भी बजट की बात को ही बढ़ा रहे हैं आगे, मैं इसी से एक जुड़ा हुआ एक सवाल है। इस बार जो चर्चा हो रही है ये है कि चुनावी बजट होगा ना, इस बार मिडिल क्लास को बहुत रिलीफ देने की बात हो रही है। बड़ा वोट बैंक है, आपको मालूम ही है इसके बारे में। हो सकता है कि कंजम्पशन वाले शेयर्स में कुछ एक्शन आ जाए।
आप भी ये मानते हैं कि अगला साल कंजम्पशन का ईयर भी हो सकता है? क्योंकि इससे पिछले साल जो चीज़ें हमारे साथ हो रही थी ना, वो हमारी नहीं थी, वो किसी और की वजह से हम झेल रहे थे। इन्फ्लेशन किसी और की वजह से हमारे को प्रॉब्लम थी। अब वो इन्फ्लेशन थोड़ा हम पीछे छोड़ के आ रहे हैं। बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन है आपका। तो जैसे मैंने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर और कैपिटल गुड्स एक सेक्टर होती है जो इलेक्शन के पहले अच्छा करती है। अगर आप दूसरा सेक्टर देखें तो कंप्लीटली नॉन कंसेंसस आउट ऑफ फ्लेवर है, बट एफएमसीजी एक सेक्टर है जिस पर हमें ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि 12 महीना पहले इलेक्शन के कहीं ना कहीं स्पेंडिंग पर बूस्ट आता है एट द बॉटम ऑफ द पिरामिड, और वो कंजम्पशन को सपोर्ट करता है। प्लस अगर आप लास्ट 3 साल से देखें तो एफएमसीजी स्टेपल्स में कोई रिटर्न नहीं बना है, और उसके कई कारण थे, क्योंकि वॉल्यूम में काफी बड़ा स्लो डाउन था, और सेकंड मार्जिन सबके प्रेशर में थे। अच्छी अच्छी कंपनियों का हमने देखा, जो बड़ी कंपनियां हैं एफएमसीजी क्षेत्र में, 5 से 10% ग्रॉस मार्जिन की कॉन्ट्रैक्शन हुई, क्योंकि रॉ मटेरियल इंडेक्स उनका काफी ऊपर गया। आने वाले समय में हमें लगता है कि जैसे जैसे रॉ मटेरियल करेक्शन हो रहा है, इनकी ग्रॉस मार्जिन में रिवर्सल होगा। प्लस वॉल्यूम ग्रोथ की बेस बहुत कमजोर है लास्ट ईयर की, तो उस पर आपको हो सकता है थोड़ा भी अगर ग्रोथ आए तो काफी पॉजिटिव रहने वाला है। और ये दोनों का कॉम्बिनेशन करें तो बॉटम लाइन में एक स्ट्रॉन्ग अर्निंग्स ग्रोथ आ सकती है एफएमसीजी सेक्टर में। तो ये सेक्टर एक डार्क हॉर्स हो सकता है 2023-24 के लिए। और इलेक्शन के पहले जनरली हमने देखा है कि 12 से 15 महीना पहले ये सेक्टर काफी अच्छा परफॉर्म करता है। तो आपकी ऑब्जर्वेशन एब्सोल्युटली राइट है कि ये सेक्टर्स पर एक आज के दिन लोगों का एकदम भी रुझाव पॉजिटिव नहीं है, बट इस सेक्टर को देखना चाहिए, क्योंकि नेक्स्ट ईयर अर्निंग्स ग्रोथ अक्रॉस द बोर्ड नहीं होगी। अर्निंग्स ग्रोथ एक स्केर्स कमोडिटी होगी, और अगर अर्निंग्स ग्रोथ कम हुई तो जिस भी पॉकेट में अर्निंग्स ग्रोथ आएगी उनके वैल्यूएशन थोड़े डिस्प्रपोर्शनेटली हायर होंगे। तो एफएमसीजी एक सेक्टर डार्क हॉर्स हो सकता है, उस पर अपना नजर पॉजिटिव रखना चाहिए। बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन भी किया ये डार्क हॉर्स एफएमसीजी को आपने यहाँ पर कहा है। चलिए बिल्कुल पंकज, लेकिन क्योंकि आप जब ये बात कर रहे हैं और ये बड़ा क्लियर भी है, क्योंकि ग्लोबल हेडविंड्स के चलते हम ऊंचे प्रीमियम पर भी हैं और हमारे लिए कंसर्न्स अभी भी खत्म नहीं हुए हैं, तो इस साल इक्विटीज को अप्रोच करना कैसे चाहिए? क्या, क्योंकि जब हमने लास्ट ईयर भी देखा, जब रैली शुरू हुई तो लार्ज कैप से शुरू हुई और लार्ज कैप में रही भी। इस साल क्या मिड कैप स्मॉल कैप चल सकते हैं या फिर लार्ज कैप पर ही ओवरवेट रहना चाहिए? नियर टर्म में हमारा ये मानना है कि लार्ज कैप थोड़ा ओवरवेट होना चाहिए, मिड एंड स्मॉल कैप स्लाइटली अंडरवेट होना चाहिए, और इसके 2-3 कारण मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। पहला, अगर आप देखें तो लास्ट 6 महीने में 2 तिमाही में निफ्टी में करीबन हमने 5% के अर्निंग्स डाउनग्रेड देखे, लेकिन अगर मैं NSE 500 जो ब्रॉडर मार्केट है उसमें देखता हूं तो करीबन 9 से 9.5% की अर्निंग्स डाउनग्रेड हुई। तो कहीं ना कहीं ब्रॉडर मार्केट में जो ब्रंट है वो थोड़ा ज्यादा था और निफ्टी में वो कम दिखा। सेकंड, अगर देखें तो हम एक ग्रीड एंड फियर इंडिकेटर को ट्रैक करते हैं। वो ग्रीड एंड फियर इंडिकेटर लास्ट 15-20 साल में बहुत परफेक्टली एक्ट करता है। इसका ये मतलब है कि जब भी फियर होती है स्ट्रीट में, अगर आप देखें तो लोग टॉप 100 कंपनियों में ही निवेश करना चाहते हैं, और निफ्टी 100 वैल्यू पार्टिसिपेशन करीबन 70-80% हो जाती है। तो पूरे एक्सचेंज की वॉल्यूम ले और निफ्टी 100 स्टॉक्स की वॉल्यूम ले, तो निफ्टी 100 स्टॉक्स की वॉल्यूम की एक्सचेंज करीबन 70-80% हो जाती है। और जब ग्रीड रहता है स्ट्रीट में तो उसकी वैल्यू पार्टिसिपेशन करीबन 50% हो जाती है। और उसके बाद जो नेक्स्ट 6-12 महीना होता है, जब फियर रहता है, तो करीबन मिड एंड स्मॉल कैप बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हैं, एंड वाइसा वर्सा भी ट्रू है। अगर आज हम देखें तो निफ्टी 100 की वैल्यू पार्टिसिपेशन करीबन 52-53% है, जो लोअर एंड ऑफ द रेंज है, और हमें लगता है कि नेक्स्ट 6-12 महीने थोड़ा सा मिड एंड स्मॉल कैप के लिए अंडर परफॉर्मेंस निफ्टी के कंपेयर हो सकता है। और नियर टर्म में हमें लगता है लार्ज कैप्स जो है, लार्ज बड़े सेक्टर्स वाले बैंक्स हुए, आईटी कंपनीज हुई, थोड़ी एफएमसीजी कंपनीज हुई, वो बेटर प्रदर्शन करके आउट परफॉर्म कर सकती है। तो नियर टर्म में हमारा प्रेफरेंस लार्ज कैप्स की तरफ रहेगा रादर देन ब्रॉडर मार्केट्स। और अगर मीडियम टू लॉन्ग टर्म ले तो अजय जी एंड आपके पूरे दर्शकों को मैं ये बोलना चाहूंगा कि इस सेक्टर को आप इग्नोर नहीं कर सकते एसेट एलोकेशन में, क्योंकि यही एक अल्फा अपॉर्चुनिटीज है इंडिया स्टोरी को राइट करने की। बहुत बढ़िया, ये बहुत काम की बात आपने बोली।
शॉर्ट टर्म मत देखिए, 3 से 5 साल का व्यू लेके मिड कैप्स में पोर्टफोलियो एलोकेशन करिए बिना किसी रिटर्न एक्सपेक्टेशन के इमीडिएट। बट जो 3 से 5 साल के व्यू में आपको कैगर बनेगा उसमें आपको मज़ा आ जाएगा और इक्विटी का भरपूर आनंद उठा पाएंगे आप। शुक्रिया पंकज भाई आज हमारे साथ शो पे आने के लिए। और